और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे कहिएगा कि इस पोषण को चलाएं और जागरूक सनातनी हिंदू को इस घटनाओं को ज़रूर सुनना चाहिए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे, तब आपकी समझ में आएगा। 25 फरवरी 1968, वैसे ये डेट कोई ऐसी महान नहीं है कि जिसे याद रखा जाए, लेकिन मुझे अपनी बात को एक अंजाम तक पहुंचाना है, इसलिए इन घटनाओं का जिक्र जरूरी है। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी की शादी हुई थी। 19 जून 1970 को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक पैदा हुआ था। और 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई थी, जो शायद 40-42 साल की रही होंगी इस वक्त। उनके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं। राजीव गांधी की बेटी प्रियंका पैदा हुई थी। 40 साल के बाद उनसे पूछो तो वो कहती हैं, मेरे बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि फिरोज गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था। इतने साल के बाद 2 ही उनके पास चीजें, नाक इंदिरा से मिलती है, बात कुछ और नहीं है। इस पे वो चाहती हैं प्रधानमंत्री बनना। अब यहां से घटना को आप समझिए। 23 सितंबर 1974 को उसी परिवार के एक बेटे की शादी हुई थी, जिसे आप संजय गांधी के नाम से जानती हैं। यहां से आपको उस वहां पहुंचना है जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, बिना कहे आप तय करें। संजय गांधी की शादी हो गई। 13 मार्च 1980 को उनके घर में वरुण गांधी का जन्म हुआ। अब वरुण गांधी जब पैदा हुए तब इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, एक सफदरजंग रोड पर रहती थी और सड़क के पार उनका ऑफिस था। अब संजय गांधी का बेटा, तो उसमें गुण संजय गांधी जैसे दिखते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी पैदा होते हैं और 23 जून 1980 को देश की प्रधानमंत्री का बेटा सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में रोज की तरह फ्लाइंग करने जाता है और उसके प्लेन को क्या होता है आज तक जितने कमीशन बैठे कोई बता नहीं पाया। और संजय गांधी का जहाज यूं चढ़ा और उनके साथ उत्तर प्रदेश की एक जगह है एटा में रहने वाला एक और पायलट जो मिस्टर सक्सेना साथ थे, वो थे। प्लेन ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद एक धमाके के साथ नीचे गिरा और संजय गांधी की मृत्यु हो गई। देश की सबसे ताकतवर फैमिली की ये मौत है, आज तक उस पर कोई कमीशन नहीं बैठा। 28 मार्च 1942 को 1.5 या 2.25 साल का वरुण गांधी अपनी मां के साथ सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री के निवास में रहता था। 2 साल के वरुण गांधी को संजय गांधी की मृत्यु हुई है जून 1980 में, और 2 साल के अंदर 1.5 साल का वरुण गांधी उसको उसकी मां के साथ पूरा घर का सामान निकाल करके सड़क पे फेंक दिया। कौन था घर में जिसने ये किया, किसके दबाव में हुआ? और 31 अक्टूबर को
मैडम इंदिरा गांधी को कोई दिन रात सुबह के 9:30 का समय भारत की प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने देश की दुनिया के 2 बड़े जर्नलिस्ट, उनके ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट तय था वो 9:30 का था। ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि घर में से किसने ये टेलीफोन किया उन 2 विदेशी जर्नलिस्टों को कि मैडम आधे घंटे लेट आएंगी। और मैडम अपने एक सफदरजंग निवास से निकली और सिखों ने गोली चलाई, जिसमें एक बेंत सिंह था, एक सतवंत सिंह था। जिसने पहले गोली चलाई उसके बाद दूसरे ने चलाई, बल दूसरे वाले ने पहले वाले को मार दिया। ये मिस्ट्री है। आज तक कोई कमीशन नहीं बना इसके ऊपर। कहां कहां से इधर उधर करके उसे हशप कर दिया। और उसके बाद 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। और इस शपथ दिलाने के बाद वो 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और चुनाव घोषित हो चुका था। पूरे देश में सभाएं हो रही थी और राजीव गांधी, उस दिन उनकी कोई 7 या 8 सभाएं थी और सारी सभाओं में मैडम साथ थी। श्री पेरम्बदूर की सभा 21 मई 1991 को थी। ये बताया जाता है, कोई कमीशन नहीं बना है आज तक, ये बताया जाता है कि वहां श्रीलंका में जो भारतीय सुरक्षा बल भेजे गए थे उनसे तमिल लोग बहुत नाराज थे। ये बताया गया, अभी तक कोई तमिल मिला नहीं। और उसकी नाराजगी के कारण एक तमिल टाइगर्स जो उस समय थी, उसकी एक कार्यकर्ता धनु ने अपने पेट के ऊपर एक बम बांध करके राजीव गांधी को माला पहनाई और माला पहनाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 21 मई को किसी परिवार में, खासतौर से इतने ताकतवर परिवार में, इतने एक युवा की मौत हो जाए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने वाले की मौत हो जाए, आप सोचिए कि उस मौत के बाद में कोई कमीशन नहीं बना, कोई किसी किस्म की हल्ला नहीं हुआ और बात आसानी से खत्म कर दी गई। आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी ने मांग नहीं की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर जिन लोगों ने मारा, मैडम जब सत्ता में आई तो उनको दया आ गई और वो सत्ता में थी, न उनके पास कोई ऐसा पद था जो डिसाइसिव हो, इसलिए एक पद क्रिएट किया गया कि ये यूपीए की चेयरमैन है, जिसके तहत उनको संवैधानिक पद बनाया गया और फिर उनको सुरक्षा देकर के कई ताकत दे दी गई। और उन्होंने, उनके मन में इतना ख्याल है, क्योंकि वो उनके पति तो हो सकते हैं लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री था और एक प्रधानमंत्री को मारा था, तो इस देश में ये उनको किसने अधिकार दिया कि उनके पति की डेथ हो गई तो वो उनकी निजी प्रॉपर्टी तो हो सकते हैं, लेकिन वो इस देश का प्रधानमंत्री था। किसके कहने पर उन्होंने जेल में बंद 3 तमिल टाइगर्स के लोगों को माफ कर दिया और उन्हें छोड़ दिया और वो चले गए। ये इंक्वायरी का विषय नहीं है, लेकिन कमाल यह है कि भारतीय महिला, जो हमारे यहां भावुकता होती है, देखो बेचारी बिंदी लगाती है, तो क्या करें। ये भावुक बातें घर के लिए होती हैं भाई। ये आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या होती है। जिसके घर में इतनी बड़ी हत्या हो जाए, इतना सिक्योरिटी का बड़ा लैप्स हो जाए, पूरा एक सामान्य से परिवार में लोग महीनों तक उस दुख से बाहर नहीं निकलते। 21 मई को हत्या हुई और 21 जून 1991 को, मात्र 30 दिन के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट बना और उसमें ऐसे ऐसे महान लोग हैं, आप चेहरे भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलता हूं।
एक चेहरा है अमेरिका के अंदर। मैं नहीं जानता कि आप उसका नाम जानते कि नहीं जानते। एक चेहरा है अमेरिका के अंदर, भारतीय है। वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी है, राजीव गांधी फाउंडेशन का। वही आदमी अमेरिका में, ये जो बावला है, इसके लेक्चर ऑर्गेनाइज कराता है, जिसका नाम सैम पिट्रोडा है। और ऐसे ऐसे महान लोग उस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। एक ट्रस्टी हैं तमिलनाडु के, वो देश के गृह मंत्री भी रहे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। हमने दुनिया में पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा कि उन्होंने अपने इनकम टैक्स में जो भरते हैं, उन्होंने इनकम टैक्स के अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि जितनी भी कमाई है सब खेती से है। तो पूछा गया ये खेती आपने कहां की, तो खेत तो था नहीं। तो जो लिखित में, मैं उस पर जाना चाहता हूं, लिखित में बताया गया है कि 9 करोड़ का गोभी उन्होंने गंगले में उगाया था। अब अगर ये कहानी सुनेगा कोई हमारी, तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ये कैसे जोकर हैं यार, कैसे कैसे लोग इनके यहाँ नेता बन जाते हैं यार, और ये वोट देके जिता भी देते हैं। तो उसने जो किया है वो तो किया है, लेकिन दाग तो हमारे दामन पे आएगा ना। आप कितने भी बड़े गाड़ी में के घूम रहे हैं अमेरिका में, कोई क्या अच्छा ये वहां से आए हैं, वो ही हैं, तब हमको ठेस नहीं लगती। लेकिन आगे सुनिए कमाल की बात। ये सब तो मैंने एक बैकग्राउंड करने के लिए आपको रखा, जहां से सवाल शुरू होता है वो तो मैंने अभी कहा ही नहीं है। 29 अप्रैल 1994 की घटना याद है किसी को? इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के पास हरमंदिर साहब में दर्शन करने गए। एज पर द प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश का कोई भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब तक वो जीवित रहेगा, उस जो डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके तहत वो कहीं भी जाएगा अगर राष्ट्रपति है, वो भूतपूर्व है चाहे वो अभूतपूर्व है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में 24 आवर एक पूरा कैवलकेड रहेगा, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रहेगी और 24 आवर उसके साथ एम्बुलेंस चलेगी। ये प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश है। ज्ञानी जैल सिंह हर मंदिर साहब में पूजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो चाहे लोग चेक करके देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने कहा। हर मंदिर साहब में ज्ञानी जैल सिंह साहब ने पूजा करके, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे, बहुत कुछ उनके साथ उल्टा सीधा हुआ, उन्होंने, क्योंकि सरदार आदमी थे, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने सिर्फ इतना ही उसमें कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं बोफोर्स में जो हुआ है उनके नाम उजागर करने वाला हूं। वो भूतपूर्व थे, तो इसलिए उनको ये डर नहीं था कि पद पे बैठने से प्रधानमंत्री दबाव बना देगा। हर मंदिर साहब से निकल करके उनका कैवलकेड चला, उनकी एम्बुलेंस उस दिन उनके साथ नहीं थी। सामने से एक ट्रक आया और देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति की ट्रक में हेड ऑन कोलिजन किया। रानी गैन सिंह साहब अधमरी अवस्था में हॉस्पिटल में रहे और उनकी डेथ हो गई। ये किसी को पता ही नहीं आज तक। लेकिन उससे आगे की महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय 2 देश के युवा यंग लोग एक एयरफोर्स छोड़ के आए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास की एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे और ब्रिलियंट आदमी थे, देश के गृह मंत्री रहे, युवा थे, और उनके अंदर देश के प्रधानमंत्री बनने की एक ताकत थी और वो प्रोजेक्ट भी हो रहे थे। उन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। वो भी आदमी कार में दिल्ली से निकला और दिल्ली से निकलने के बाद जयपुर हाईवे पे उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। देश का पूर्व गृह मंत्री, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उनका नाम है राजेश पायलट।
कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा आदमी जो बहुत ताकतवर था, एक राजा परिवार से आता था, उसकी घटना इसलिए याद है कि उसमें हमारे कुछ मित्र भी मौजूद थे। दिल्ली से नए हेलीकॉप्टर से वो उड़ता है, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करता है, उत्तर प्रदेश के शहर मैनपुरी में उसमें एक धमाका होता है और माधवराव सिंधिया के चिथड़े उड़ जाते हैं। आज तक किसी ने पूछा नहीं। सामान्य सा लोगों के यहां कुत्ता मर जाता है, 6 महीने तक उसके बारे में जांच होती है, आज तक नहीं पूछा गया। यहां तक भी मैं कुछ हद तक एक चीज मानता हूं, आगे की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये मेरे और आपके सामने की घटना है, होशो हवास की घटना है। इसमें से कोई इस सभा में बैठा हुआ हो सकता है कि ये घटना राजेश पायलट की, माधवराव सिंधिया की याद हो, लेकिन बहुत सारी चीजें छुप गई होंगी कि उस जमाने शायद सोशल मीडिया नहीं था, आप शायद इतने अवेयर नहीं थे। लेकिन ये घटना अगर आप भूलते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको भी वही बीमारी है। इसी सिलसिले से एक घटना है, और वो घटना 16 अप्रैल 2001 की है। बहुत लंबी कहानी नहीं है। ये डेट याद है किसी को? ये नहीं याद है। और मैं भारत के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल परिवार के बारे में बता रहा हूं। ये बेचारे झोंपड़ी में रहने वाले रामलाल के बारे में नहीं है। इस परिवार में एक बेटी थी, उस बेटी की शादी हुई एक साधारण से उत्तर प्रदेश में पीतल का काम करने वाले कारोबारी से। 16 अप्रैल 2001 को रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा दिल्ली से एक अज्ञात महिला के साथ निकलती है, कार से जाती है। इतने बड़े परिवार की बेटी का रिश्ते की, हमारे यहां तो कुत्तों को भी सिक्योरिटी मिल जाती है। एक कार में निकलती है, उसके साथ में अज्ञात कोई महिला बैठी होती है, और कार दिल्ली से निकल के राजस्थान की तरफ जाती है, और अलवर के पास एक छोटी सी तहसील पड़ती है जिसे बिहोर के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचती है और उसमें आग लग जाती है, और प्रियंका गांधी की नंद मिशेल वाड्रा उस आग में जल के राख हो जाती है। आज तक किसी ने उस पोस्टमार्टम, उसके मौत के कारणों का जानना नहीं चाहा। 30 सितंबर 2001 ये दिन याद रखना चाहिए, और इसको इसलिए याद रखना चाहिए कि ये मामूली घटना नहीं है। और इस घटना में 2003 की घटना है। प्रियंका गांधी के देवर, वो भी सामान्य उसी परिवार से थे। प्रियंका गांधी के देवर यानी रॉबर्ट वाड्रा के भाई, जिनका नाम था रिचर्ड वाड्रा। हमारे यहां तो एक छोटा सा एमएलए भी होगा बेचारा, तो भी उसके परिवार को यहां वहां सब कुछ जानकारी होगी। ये देश के सबसे ताकतवर परिवार की, उस परिवार की बात कर रहा हूं जहां प्रधानमंत्री ही पैदा होते हैं। अब नहीं हो पा रहे, तो कह रहे नहीं तुझे ही बनाएंगे, वो भी कह रहा मैं ही बनूंगा। ये लाइटर नोट पे कह रहा हूं, लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सत्ता पे लंबे लंबे समय तक, 17 साल तक चचा, फिर उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बहू, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लोग, इतने ताकतवर परिवार के लोग, उसमें उनकी बेटी का देवर दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास मार्केट के अंदर मृत पाया जाता है। किसी ने नहीं पूछा, किसी अखबार ने नहीं छापा, बस ये बताया गया उनकी वो मृत पाए गए।
एक सामान्य सी घटना आपके शहर में घट जाएगी, आधा शहर ये कहेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, 10 कहानियां निकल आएंगी। यहां कहानी नहीं निकली और बात आई गई हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में लोग, ठीक है कुछ बुरे होंगे, कुछ बिक गए होंगे, वो हो सकता है कि आपकी विचारधारा को न मानते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने फिर कहा, बहादुर किसी जगह भी हो, बहादुर का सम्मान करना चाहिए। बहादुर हमारे घर में ही पैदा होगा और नहीं होगा तो भी हम एक कमजोर को बहादुर बना के उसी की पूजा करेंगे, यह सड़ने की निशानी है। इसलिए मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं आपको कि जरा अपने मन से पूछिएगा कि ये भारत में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था हम नहीं जानते, आज तक वो मिस्ट्री है। और जितनी रिपोर्ट आई है उसमें सबने यही साबित किया है कि उनको जहर दिया गया है। और हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई कोई मैनिपुलेशन हुआ होगा, तो हम झूठ मान लेते हैं। लेकिन ये घटना तो मेरे और आपके जीवन काल में घटी है। क्या आज भी संचार क्रांति में हम इसको जान पाए हैं? रॉबर्ट वाड्रा के भाई की जब मृत्यु हो गई तो देश के एक बहुत बड़े एडिटर ने, एक मैगजीन निकलती थी आउटलुक के नाम से, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है। उस आउटलुक मैगजीन के एडिटर का नाम था विनोद मेहता। और उनके ऊपर यह था कि वो थोड़ा सा कांग्रेस से उनकी सिंपैथी हो सकती है, लेकिन लिखते में कहीं नजर नहीं आया। उनको ही यह सूझा सवाल और उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा को अपने ऑफिस आउटलुक, जो दिल्ली के सफदरजंग में बना हुआ है, वहां बुलाया और बुला के उनका इंटरव्यू लिया। मैं कह रहा हूं इतने बड़े समाज में जो दुनिया जमाने का ज्ञान बांटते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी तरह, ये बात नहीं करते, तब लगता है कि आपकी भी कोई मिली भगत है। बना हजारों राष्ट्रवादी हैं, किसी ने नहीं पूछा ये सवाल। भाई अगर आप चुप्पी में हैं तो आपकी भी साठगांठ है कि इस मुद्दे को नहीं उठाना है। हमारी तो कोई लेना देना नहीं है। हमको जिससे नाराज कल होना हो अभी हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। विनोद मेहता ने रॉबर्ट वाड्रा के पिता यानी प्रियंका गांधी के ससुर को अपने ऑफिस बुलाया और अपने ऑफिस में आउटलुक मैगजीन के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया उन्होंने। मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरे और आपके सामने की घटना है, आपके सामने गई होगी, नहीं ध्यान दिया होगा। हमारा जरा सा ऐसी चीजों पर ध्यान ज्यादा जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि कोई चीज, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हम जब ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं तो हम फिर अपनी मौत का इंतजाम करते हैं। वो इनका था, इनका था, नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और उस इंटरव्यू का 3 पेज का इंटरव्यू आउटलुक में लिया और उसकी हेडलाइन क्या बनाई। विनोद मेहता को इसलिए सैल्यूट करता हूं कि ये उनके अंदर ताकत थी, बाकी तो दलाली इस देश में बहुत लोग कर रहे हैं। उन्होंने उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन थी वो राजेंद्र वाड्रा का बयान की हेडलाइन बनाई। उसे अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। ये राजेंद्र वाड्रा के इंटरव्यू की हेडलाइन थी। और इस इंटरव्यू के छपने के 7 दिन बाद राजेंद्र वाड्रा एक छोटे से कमरे में पंखे पे लटके मिले, कोई चर्चा नहीं है। अगर आप इस बैकग्राउंड में सत्ता के उस चरित्र को देखेंगे तब आपको पता चलेगा 14 वाला इतना अलर्ट क्यों है।